हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आईएमएस सिस्टम जो 1 अक्टूबर 2024 से जीएसटी पोर्टल पे इम्प्लीमेंट हुई है, उस रिगार्डिंग हमें जीएसटीआर 3 फाइल करने के टाइम पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है, वो किस तरीके से रिकंसिल करनी है और क्या क्या पॉइंट जो है इंपॉर्टेंस को ध्यान रखने हैं कि ताकि हमारे जीएसटीआर 3 रिटर्न जो है वो प्रॉपर फाइल हो सके और टैक्स पेयर जो भी है उनका हम क्रेडिट का लॉस होने ना दें। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आईएमएस थ्रू हमें जो जीएसटीआर 3 फाइनल करके फाइल करना है, तो क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं और किस तरीके से हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का रिकंसिलेशन करना है। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं। आईएमएस जो इंट्रोड्यूस हुई है 1 अक्टूबर 24 से। दिस इज जस्ट स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग द आईटीसी इन जीएसटीआर 3 रिटर्न। ये प्रोसेस जो है, ये जो आईएमएस का पोर्टल जो अभी डैशबोर्ड पे हमें दिख रहा है, यानी कि हमारे जो जीएसटी पोर्टल पे दिख रहा है, वो एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है जिससे हम 3 में जो आईटीसी क्लेम करते हैं उसको एक स्ट्रीमलाइन करने की प्रोसेस जो है वो जीएसटी डिपार्टमेंट ने इम्प्लीमेंट अभी की है। विथ इंट्रोडक्शन ऑफ आईएमएस द प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग आईटीसी वुड बी मोर स्ट्रीमलाइन एंड कंसिस्टेंट। इससे पहले क्या होता था, जब आईएमएस नहीं था तब हम किस तरीके से क्रेडिट लेते थे, तो हम इस तरीके से लेते थे जैसे हमारे 2B के अंदर जितने भी हमें परचेसेस के इनवॉइस जो दिख रहे थे उसका हम क्रेडिट ले सकते थे। हमारे पास बिल है, फिर भी अगर 2B में वो शो नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो हम क्रेडिट ले सकते नहीं थे। ठीक है, और सामने वाला पर्सन यानी कि जो सप्लायर है उनको पता नहीं चलता था कि इसके क्रेडिट जो परचेसर है हमारा उसने ली है या नहीं ली है। बराबर, तो आईएमएस एक ऐसा सिस्टम अप्लाई हुआ है कि जिससे ये जो प्रोसेस है आईटीसी का, जो स्ट्रीमलाइन हो सके और कंसिस्टेंस हो सके, यानी कि किसी भी टैक्स पेयर का आईटीसी का लॉस ना हो। बराबर है। ITCs taken by the taxpayer was those that appeared in GSTR 2B of the taxpayer and without proper reconciliation they used to claim the ITC in their 3B returns। अभी तक का ये प्रॉब्लम था और ये इश्यू था कि जीएसटीआर 2B के थ्रू हम जो भी आईटीसी ले रहे थे वो प्रॉपर रिकंसिलेशन हो नहीं रही थी। कैसे? तो जैसे मैंने बताया आगे कि हमारे पास बिल है बट 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, तो हम उसकी क्रेडिट नहीं ले सकते। तो अकाउंटिंग में और 2B में और 3B में सब जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलते रहते थे, वो रिकंसिलेशन करना बहुत ही प्रॉब्लम होता था। ठीक है, नाउ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आईएमएस द टैक्स पेयर नीड्स टू रिकंसिल द आईटीसीज एज द इनवॉइस लेवल डिटेल्स टू कंप्यूट एट द करेक्ट आईटीसी फिगर व्हिच इज टू बी रिपोर्टेड इन द जीएसटीआर 2B। अब आईएमएस पोर्टल का यानी कि आईएमएस डैशबोर्ड जो अभी हमें दिख रहा है हमारे जीएसटीआर 2B में, उस इंट्रोडक्शन के हिसाब से हम जो 3B के अंदर जो आईटीसी क्लेम करने वाले हैं उसका पूरे तरीके से अच्छी तरीके से रिकंसिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या प्रोसेस हमें फॉलो करनी है और कैसे हमें वो ये लेना है। सबसे पहले द टैक्स पेयर नीड्स टू प्रिपेयर टू रिकंसिलेशन। आपको आईएमएस प्रोसेस थ्रू जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करना है, तो आपको दो तरीके से रिकंसिलेशन करना है। नंबर 1, रिकंसिलेशन इज टू बी रिकंसिल द आईटीसी ऑफ बुक्स विथ 2B। यानी कि पहले आपको 2B के अंदर जितने भी बिल्स इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जो आईटीसी हमें लेनी है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ रिकंसिल करना है। ये फर्स्ट वाला रिकंसिलेशन है। क्यों करना है ये, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। The ITC computed in the first reconciliation need to be reconciled with those appearing on the IMS board। अब दूसरा रिकंसिलेशन क्या करना है, पहला वाला तो हमें 2B का बुक्स के साथ करना है, दूसरा वाला ये करना है कि जो भी हमने रिकंसिलेशन अभी किया उसका हमें IMS के साथ रिकंसिल करना है। यानी पहले 2B को हमारे बुक्स के साथ मैच करना है और फिर उसको IMS के साथ मैच करना है। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, वो एक सप्लायर है जिसने जुलाई 2024 में जो भी है वो बिल बनाया है, यानी कि मेड इनवॉइस ऑफ जुलाई 24 एंड द आईटीसी ऑफ विच वाज अपीयरिंग इन द 2B ऑफ जुलाई मंथ। तो उसने बिल अगर जुलाई 24 में बनाया है तो उसका 2B के अंदर कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, जुलाई 24 में। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बट गुड्स नॉट रिसीव बाय द टैक्स पेयर इन जुलाई 24। बट गुड्स जो है वो सेंड नहीं किया है
या उसको मिला नहीं है, यानी कि बिल जो है वो अभी तक परचेसर को जिसने खरीदी की है उसके पास मिला नहीं है। सो ही कैन नॉट अवेल द आईटीसी इन जुलाई 24। उसको टू बी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है बट उसके पास बिल नहीं है, तो एज पर जीएसटी रूल वो क्रेडिट ले सकता नहीं है। अब क्या होगा, तो रिसीव द गुड्स यानी कि इनवॉइस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर बट हियर द आईटीसी शैल नॉट रिफ्लेक्ट इन द टू बी। अब उसके पास अक्टूबर में वो बिल आता है या गुड्स भी हो जो है वो अक्टूबर में आता है, बट अक्टूबर के टू बी में वो दिखेगा नहीं। तो ये रिकंसिलेशन करने का प्रॉब्लम था अभी। तो हमें बुक्स के साथ रिकंसिलेशन करना है, आईएमएस थ्रू जाए तो भी। क्यों? क्योंकि इस तरीके के जो बिल है वो आईएमएस में या टू बी में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, तो उसकी भी क्रेडिट हमें लेनी है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। द टैक्स पेयर कैन एटीसी क्लेम ऑन द मंथ ऑफ अक्टूबर 24, यानी कि ये पहला वाला जो रिकंसिलेशन हुआ उससे हमें पता ये चलेगा कि भाई हमें ये क्रेडिट लेना है, ठीक है। सेकंड, अब द रिजल्टेंट आईटीसी एज पर द फर्स्ट रिकंसिलेशन विद द आईएमएस डैशबोर्ड। अब जो फर्स्ट वाला रिकंसिलेशन किया उसको हमें आईएमएस डैशबोर्ड के साथ मैच करना है, और आईएमएस के अंदर जितने भी बिल्स जो है वहाँ पे हमें पता है कि 3 ऑप्शन हमारे पास आते हैं, एक एक्सेप्ट का आता है, एक रिजेक्ट का आता है और एक पेंडिंग का आता है। अब क्या करना है यहाँ पे, तो द टैक्स पेयर नीड्स टू गो आईएमएस डैशबोर्ड ऑन द जीएसटी पोर्टल एंड एक्सेप्ट दोज इनवॉइसेस ऑन विच द टैक्स पेयर इज एलिजिबल टू क्लेम द आईटीसी। अब उसने बुक्स और टू बी के साथ मैच कर लिया है, तो जो मैच हुआ है, जो रिकंसिल हुआ है, उसमें से जितनी भी क्रेडिट एलिजिबल है उतने ही बिल उनको आईएमएस बोर्ड पे जाके एक्सेप्ट करने हैं, बराबर। एंड द आईटीसी विच इज नॉट एलिजिबल ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट शुड नॉट बी मार्क्ड एज पेंडिंग। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ये सिचुएशन है कि अगर आईटीसी एलिजिबल नहीं है तो उसको हमें आईएमएस डैशबोर्ड में रिजेक्ट मार्क नहीं करना है, पेंडिंग मार्क करना है। क्या करना है? पेंडिंग। इट इज हाईली रिकमेंडेड, ये हाईली रिकमेंडेड है कि आपको रिजेक्ट नहीं करना है। क्यों? रिजेक्ट आपने एक बार कर दिया तो फिर उसका क्रेडिट आपको इन फ्यूचर भी मिलेगा नहीं। वैसे ही इनवॉइसेस को आपको रिजेक्ट करना है जो आपको 110% कंफर्म है कि इसका आईटीसी हमें नहीं लेना है, ये इनएलिजिबल है, वही इनवॉइसेस को आपको रिजेक्ट मार्क आउट करना है। बाकी क्या करना है? पेंडिंग, ताकि वो नेक्स्ट पीरियड में चला जाए, बराबर है। अब क्या करना है, तो जीएसटीआर 3 भी आपको फाइल करना है, क्योंकि 2 बार आपने रिकंसिलेशन कर लिया, बुक्स का पहले टू बी के साथ कर लिया, टू बी के और बुक्स के रिकंसिलेशन से जितनी भी एलिजिबल आईटीसी थी उसको हमें आईएमएस में क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। बाकी का क्या हुआ? पेंडिंग। अब आफ्टर रिकंसिलेशन आईटीसी मेंशन अबव ऑन द आईएमएस डैशबोर्ड, क्लिक ऑन द कंप्यूट जीएसटीआर 2B टैब। अब आपको क्या करना है, आईएमएस पे एक टैब आता है कंप्यूट जीएसटीआर 2B। अब कंप्यूट जीएसटीआर 2B जब आप करोगे तो जितने आपने आईएमएस के अंदर एक्सेप्ट किए हैं उतनी ही क्रेडिट आपकी 3B में जाएगी, 2B के थ्रू क्रेडिट जाएगी नहीं। 2B पहले आपका जनरेट हुआ था, पहले जो पुराना वाला सिस्टम था जब आईएमएस नहीं था तो 2B में जो था वो सीधा रिफ्लेक्ट हो जाता था कहाँ पे? 3B में, और वहां पे हमें एडिट करना पड़ता था। अब ये यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आईएमएस इम्प्लीमेंट हुआ है। आईएमएस के अंदर जितने भी आपने एक्सेप्ट किए हैं वो ही आपकी क्रेडिट जो है वो 3B में जाएगी, ठीक है। अब इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट यू कैन नॉट कीप द डेबिट नोट्स क्रेडिट नोट एज पेंडिंग, आइदर यू हैव टू रिजेक्ट इट और एक्सेप्ट इट। हाँ, ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट का भी ध्यान में रखना है, उसको भी रिकंसिल करना है, बस उसको आपको पेंडिंग नहीं रखना है। उसको आप एक्सेप्ट करो या उसको रिजेक्ट करो, बराबर। और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखनी है कि आफ्टर कंप्यूटिंग द 2B, आपने जब 2B जो है वो कंप्यूट कर दिया, अपडेट करने के बाद एक्सेप्ट, पेंडिंग और रिजेक्ट जो भी मार्क आउट करने के बाद फिर एकदम सिंपल सा आपका 3B में क्रेडिट चला जाएगा, और जैसे पहले हम 3B फाइल करते थे ठीक उसी तरीके से हमें 3B फाइल करना है। बस आईएमएस के थ्रू हमें इतना एक बेनिफिट मिल रहा है कि हमें 3B के अंदर जो आईटीसी एडिट करनी पड़ती थी वो हमें अब करनी नहीं है। जितने भी आप एक्सेप्ट करोगे उतनी ही क्रेडिट आईएमएस में से 3B में जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, वो भी आपको ध्यान रखना है, जैसे अवॉइड रिजेक्टिंग इनवॉइसेस ऑन द आईएमएस डैशबोर्ड, इंस्टेड कीप देम पेंडिंग। आपको कोई भी ऐसा बिल जो है उसका आपको कंफर्म नहीं है उसको आप रिजेक्ट मार्क मत करो, उसको पेंडिंग करो।
रिजेक्ट तभी करो जब आपको 110% कंफर्म है कि इसका क्रेडिट मुझे नहीं लेना है। डू नॉट एक्सेप्ट ऑल द इनवॉइसेस इफ यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी ऑन देम। ऐसी कोई भी इनवॉइस है जिसका आपको पता है कि ये इनएलिजिबल है, इसका क्रेडिट नहीं ले सकते, उसको एक्सेप्ट मत करिए, क्योंकि अगर जो कर दिया तो इन फ्यूचर आपको उस पर इंटरेस्ट पेनल्टीज वगैरह फाइल करने पड़ेंगे। ठीक है। इफ यू डू नॉट टेक एनी एक्शन ऑन द IMS डैशबोर्ड देन ऑल द ITCs विल ऑटो पॉपुलेट इन द GSTR 2B 3B ऑफ द टैक्स। इसीलिए IMS ने अभी तो फंक्शनलिटी जो है वो ऑप्शनल रखी है, बट मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि आपको उसका यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, जिससे जो सिंप्लिसिटी आएगी क्रेडिट लेने के अंदर, जो भी यहाँ पे अभी तक जो इश्यूज चल रहे थे वो इसका सॉल्यूशन IMS ही है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ऐसे कोई भी आपको एक्सेप्ट नहीं करने हैं जिसका आपको क्रेडिट नहीं लेना है। और IMS को आपका भी आपने फाइल किया होगा, आपको पता होगा कि क्या होता है। वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है जब आप फाइल करते हो कि ऐसा कोई भी बिल आपने अगर IMS में तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं लिया है तो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर सुन लो कि आपने क्या किया, कोई भी ऐसा बिल है जिसका आपको क्रेडिट नहीं लेना है, वहाँ पे आपने उसको रिजेक्ट नहीं किया, तो ऑटोमेटिक वो एक्सेप्ट में चला जाएगा और वो मान लेगा कि आपने उसकी क्रेडिट ली है। अगर उसकी क्रेडिट नहीं लेनी है तो फिर आपको नेक्स्ट पीरियड में जाके उसको फिर सुधारना पड़ेगा, उतनी आपको क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ जो वर्क है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको IMS पोर्टल थ्रू ही अभी 3B रिटर्न फाइनल करनी चाहिए। अब यूजिंग कम्युनिकेट विद टैक्स पेयर टैब अवेलेबल ऑन द पोर्टल टू कम्युनिकेट विद द सप्लायर अबाउट नॉन रिफ्लेक्शन ऑफ द इनवॉइसेस। ये भी फैसिलिटी अभी GST पोर्टल पर है ही हमारी कि भी कोई भी हमारा सप्लायर है, उनका बिल जो इनवॉइस है हमारे पास है बट वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो उसके पास उसको कम्युनिकेट करना चाहिए आपको ऑन द GST पोर्टल। GST पोर्टल पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है, वहाँ पे आपको ये करना चाहिए। ओके, नाउ IMS जो है वो एक टूल है रिकंसिलेशन का। मैं आपको समरी खाली थोड़ी बता देता हूँ यहाँ पे। IMS जो है वो एक टूल है रिकंसिलेशन का। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ IMS द वर्कलोड ऑफ टैक्स पेयर एज वेल द प्रोफेशनल हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड। हाँ, हम समझते हैं कि इसके इम्प्लीमेंट होने से टैक्स पेयर का भी और हमारे जैसे प्रोफेशनल का भी वर्कलोड बढ़ जाएगा, बट द बेनिफिट एक्यूरिंग फ्रॉम इट्स हायर। जितना वर्कलोड बढ़ेगा उससे ज़्यादा इसका बेनिफिट है। सो वर्कलोड इज डजंट मैटर। It will help in the reducing the litigation notices, helpful in the streamlining the process of ITC। अगर आप इसका सही तरीके से यूज करते हैं तो इन फ्यूचर लिटिगेशन नोटिस आने के चांसेस जीरो हो जाएंगे। मतलब ये सब काम में आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो ये रिकंसिलेशन टूल है और इसका हमें यूज करना चाहिए और इसी का यूज से हमें जो ITC का अभी तक का जो भी प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। इट इज ग्रेट टूल इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट क्रिएटिंग द विन विन सिचुएशन बोथ द गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर। गवर्नमेंट का ये जो टूल है वो विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए है। इससे थोड़ी बहुत शुरुआत में हमें दिक्कत होगी, बट आगे चल के यही टूल हमारे लिटिगेशन नोटिस के काम को कम करता है, यानी कि वो होगा ही नहीं ऐसा हमें कॉन्फिडेंस दे सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप अभी से IMS का जो भी सारे जितने भी क्वेश्चन थे उसके आपको इस वीडियो के अंदर आंसर मिले होंगे और उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो प्रोसेस की है समझाने की, आपको ध्यान में समझ में आई होगी और आप इसका यूज़ अच्छी तरीके से कर पाओगे। आपके कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।